आज पढ़ेंगे हम ईएमआई। ईएमआई पे फ्रिज ले लो, ईएमआई पे टीवी ले लो। नहीं 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 नहीं, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई के प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करके बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस और सिस्टम्स बनाए गए हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत काम आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वायरलेस चार्जिंग, ट्रांसफॉर्मर्स। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। बट आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई की कहानी। कुछ हमारे साइंटिस्ट थे जैसे कि हेनरी और फैराडे, जिन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई और वहीं से बना हमारा मॉडर्न डे जनरेटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस नाम पे फोकस करेंगे। कई लोग कहते हैं कि नाम पे क्या रखा है, लेकिन जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो नाम में बहुत कुछ रखा है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड से हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है। इंडक्शन मतलब कोई तो चीज इंड्यूस हो रही है। क्या इंड्यूस हो रही है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वही तो देखना है, राइट। तो बच्चों, जब हम मैग्नेटिज्म के बारे में इतनी पढ़ाई कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ देखा था हमने ये? याद करो, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट याद है? हमने करके भी देखा था, राइट। तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था कि मतलब एक्सपेरिमेंट तो ऑर्स्टेड जी नहीं किया था, बट जब हमने उसे अपने वीडियो पे किया था तो हमने क्या किया था, हमने क्या किया, एक वायर लिया, उसके थ्रू हमने करंट पास करवाया। उस वायर के थ्रू करंट पास हो रही है मतलब क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं। और उसी के नेबरहुड में हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया था और हमने नोटिस किया कि जैसे ही उस वायर से करंट फ्लो करे वैसे ही मेरा मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करे। इससे क्या प्रूव हुआ था कि मूविंग चार्जेस जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी विद्वान ने ऐसा पूछ लिया कि क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? रिवर्स बोले तो कि मान लो मूविंग चार्जेस के बदले में अगर मैं मूविंग मैग्नेट्स रख दूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के बदले में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? यानी कि क्या मूविंग मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजंट इट? और इस सवाल का जवाब है यस, ऐसा प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करने से। मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, बोलने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करके हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी अभी क्या बोला था? मैंने बोला था कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जहां से ईएमआई के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। किसके एक्सपेरिमेंट थे? फैराडे जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। भाई चलो देखना तो बनता है कि ऐसे कौन से महान एक्सपेरिमेंट्स थे। वेल, महान एक्सपेरिमेंट्स तो थे ही, तभी उसमें से एक इतना यूजफुल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जैसे यूजफुल कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, है ना। तो फैराडे ने कुछ 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फैराडे जी ने क्या किया, उन्होंने एक कॉइल ले लिया, कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कॉइल के सामने ले लिया एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, जो इस तरह का दिखता है। अगर देखो तो इसमें ना हमेशा बार मैग्नेट में देखोगे ये स्टैंडर्ड होता है कि आधा रेड कलर का होता है, आधा ब्लू कलर का। तो जनरली एज अ कन्वेंशन ये रेड वाला साइड इज नॉर्थ पोल और ब्लू वाला साइड इज साउथ पोल, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो फैराडे जी ने क्या किया कि इस मैग्नेट को लिया और इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेते चले गए। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस कॉइल के पास जा रहा था वैसे वैसे जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट कर रहा था, राइट। इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा था मतलब उस कॉइल के थ्रू करंट फ्लो हो रहा था, राइट। जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को
स्टेशनरी कर दिया, मतलब मूव नहीं कराया, जैसे लेके आ रहे थे दूर से पास, डिफ्लेक्ट हो रहा था, जैसे इसको रोक दिया तो डिफ्लेक्शन भी वहाँ पे रुक गया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, यानी कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे ही इस मैग्नेट को दूर लेके जाने लगे, नॉर्थ पोल को इसका दूर लेके जाने लगे कॉइल से, तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट तो कर रहा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है, साफ साफ ये बात दिख रही है कि मैग्नेट के मूव करने से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। मतलब मूविंग मैग्नेट जो है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट्स व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज। उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, है ना। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ओके, अब उन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा और घुमा फिरा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने क्या किया, इसी मैग्नेट को कुछ इस तरह से रख दिया कि उसका साउथ पोल कॉइल की तरफ फेस करे, और उसके बाद इस मैग्नेट के साउथ पोल को कॉइल के पास लेते गए। तो उन्होंने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, बट जब नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे तब जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा था, अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे ही इसका मूवमेंट रोक दिया मैग्नेट का, वहां डिफ्लेक्शन भी रुक गया। इसको दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगा, है ना। इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये भी नोटिस किया कि इस मैग्नेट को हम जितना तेजी से मूव कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी उतना ज्यादा हो रहा था। यानी कि हम जितने तेजी से मैग्नेट को मूव करते हैं, कॉइल में करंट उतना ज्यादा इंड्यूस होता है। तो बच्चों, कुल मिला के ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है कि कॉइल और मैग्नेट के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, उस रिलेटिव मोशन की वजह से कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। फैराडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसमें फैराडे जी ने कुछ खास चेंज नहीं किया था, जस्ट दैट इस बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया एक कॉइल से। ठीक है, बट यहां पर भी ऑब्जर्वेशंस काफी सिमिलर थी। जैसे ही हम उस कॉइल को, हमारा जो एग्जिस्टिंग कॉइल था, लेट्स से जो एग्जिस्टिंग कॉइल था दैट इज C1, जो नया कॉइल हमने ऐड किया दैट इज C2, जैसे जैसे C2 कॉइल को हम C1 के करीब ला रहे थे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था। जैसे जैसे दूर लेके जा रहे थे, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। जैसे जैसे इसको रोक दे रहे थे तो डिफ्लेक्शन भी रुक जा रहा था, राइट। तो हमारे ऑब्जर्वेशंस काफी सिमिलर थे। तो यहां से भी हमें क्या पता चला कि दो कॉइल्स के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, उस रिलेटिव मोशन की वजह से इस कॉइल में इंड्यूस हो रहा है करंट। अब देखेंगे फैराडे का तीसरा एक्सपेरिमेंट। इसका सेटअप थोड़ा सा अलग था। यहां पर हमने क्या किया, हमने दो कॉइल्स ले लिए C1 और C2। C1 को हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर से, C2 को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से थ्रू अ टैपिंग की। टैपिंग की किसे कहते हैं, मतलब इट्स लाइक एक ऐसा की है, समझ लो, उसको ऐसे करके प्रेस किया तो आपका पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि सर्किट से करंट फ्लो करने लगेगा। जैसे ही हटा दिया तो फिर वो सर्किट जो है वापस से ओपन सर्किट हो जाएगा, वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सो उसे हम कहते हैं टैपिंग की। ठीक है, तो इस तरह का सेटअप लिया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, C1 और C2 कॉइल में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है, दोनों कॉइल स्टेशनरी है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, हम उस टैपिंग की हेल्प से उस टैपिंग की को हमने प्रेस कर दिया। जैसे ही प्रेस कर दिया तो मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, C2 कॉइल वाला जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। और उस समय इंटरेस्टिंगली हम क्या नोटिस करेंगे कि जो मेरा गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन मोमेंटरी। जैसे ही प्रेस किया गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया, जैसे ही रिलीज कर दिया गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन शो किया। लेकिन अगर हमने उस टैपिंग की को प्रेस करके ही रख दिया, लॉन्ग प्रेस कर दिया, प्रेस करके बैठे हुए हैं, तो क्या हो रहा है कि मेरा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। मतलब इस केस में मेरा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तभी शो कर रहा है जब हम या तो उस टैपिंग की को प्रेस कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं। मतलब जिस दौरान मेरा सर्किट जो है ओपन सर्किट से क्लोज सर्किट में जा रहा है या क्लोज सर्किट से ओपन सर्किट में आ रहा है, उस समय के लिए ही मेरा C1 कॉइल के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। दैट इज वाई उसी समय के लिए जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन से हमें मेनली ये पता चला कि करंट इंड्यूस होने के लिए दोनों कॉइल के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई अगर कॉइल के थ्रू करंट इंड्यूस होना है तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर दोनों कॉइल स्टेशनरी हैं तब भी ऐसा पॉसिबल है कि एक कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आ जाए।
राइट। तो ये 3 फैराडे के सीरीज में एक्सपेरिमेंट्स थे और इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस करके ही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया था। तो बच्चों, इससे पहले कि हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करें, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को परिचित करा लो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का एक बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एंड द परपेंडिकुलर एरिया इनटू विच इट पेनिट्रेट्स। समझ आया? बहुत ज़्यादा नहीं। ओके। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो होता था E डॉट A, राइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ। उसी तरह यहाँ पर मैग्नेटिज्म में हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसे हम डिनोट करते हैं फाई B से। जो छोटा वाला सबस्क्रिप्ट में B है, वो B ये डिनोट करता है कि ये फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है। सो फाई B मैथमेटिकली इज इक्वल टू B डॉट A। B और A मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली बात करें तो फाई B इज इक्वल टू B डॉट A, यानी कि BA cos थीटा। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर की जब भी बात होती है, मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस डालती हूँ कि एरिया वेक्टर, आमतौर पे हम सोचते हैं कि एरिया तो मतलब एरिया है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है। जैसे अगर मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड तो इसका जितना भी एरिया है वो है, बट इस एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? तो यानी कि यहाँ पर ये जो थीटा है, BA cos थीटा में जो थीटा है, वो थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं यूनिट की। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होता है वेबर, अदर यूनिट्स में मैक्सवेल एक पॉपुलर यूनिट है। तो बच्चा बेटे, मान लो कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपके पास एक बड़ा सा सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक DA1 एरिया में इसकी वैल्यू है B1, DA2 एरिया में इसकी वैल्यू है B2, DA3 एरिया में इसकी वैल्यू है B3 एंड सो ऑन। मतलब अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। तो ऐसे केस में अगर हमें इस पूरे सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे उस केस में? हम कहेंगे B1 डॉट DA1 उस पर्टिकुलर एरिया का फ्लक्स हो गया, प्लस B2 डॉट DA2 मतलब A2 एरिया का फ्लक्स हो गया, प्लस B3 डॉट DA3 एंड सो ऑन। यानी कि हम करते हैं समेशन ऑफ BI डॉट DAI। BI बोले तो कोई भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जितना मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एरिया का जितना भी एरिया है, और उसको हम समेशन कर देंगे फॉर दैट एंटायर सरफेस। तो देखेंगे सबसे पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहला लॉ ये कहता है कि एन EMF इज इंड्यूस्ड व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस। मतलब किसी भी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस तब होगा, EMF इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, तो किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस तब होगा जब उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, ठीक है। अब फैराडे के एक्सपेरिमेंट के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब फैराडे के एक्सपेरिमेंट में जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब हम कॉइल के पास ला रहे थे तो क्या हो रहा था? अब भाई खुद सोच के देखो, मैग्नेट को आप पास लाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी उस कॉइल के थ्रू, राइट। अब मैग्नेट को कहीं दूर रख दोगे, मतलब कॉइल है दिल्ली में और मैग्नेट है मुंबई में, तो क्या होगा? फ्लक्स इसका क्या होगा? कम होगा, राइट, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इस मैग्नेट को पास लाती जा रही हूँ इसके नॉर्थ पोल को, तो क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं वो उस कॉइल के सरफेस के थ्रू भी गुजर रही है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स जहां चेंज हो रहा है वहां करंट इंड्यूस हो रहा है, और करंट इंड्यूस जहां हो रहा है वहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है।
ठीक उसी तरीके से जब इसी मैग्नेट को मैं दूर लेके जाती हूं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। लेकिन वही कम हो या बेसी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो हो रहा है। चूंकि चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में, करंट इंड्यूस हो रहा है सर्किट में, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों फैराडेज फर्स्ट लॉ ने यह बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट सवाल ये उठता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये बताया फैराडेज सेकंड लॉ ने। तो फैराडेज सेकंड लॉ ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ जिस तेजी से चेंज हो रहा होगा वो बताएगा कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। अगर इसे हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट से रिलेट करें तो हमें याद होगा हमने क्या देखा था कि मैग्नेट को जब हम ज्यादा तेजी से मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, मेरा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा था। जब इसे धीरे धीरे मूव कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन भी कम हो रहा था, राइट। तो इसका मतलब है टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना तेजी से चेंज हो रहा है वो बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, राइट। तो इसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि E दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहां पर आ जाता है एक बहुत बड़ा सवाल कि ये माइनस साइन क्यों, माइनस साइन क्या शो कर रहा है। वेल, तो माइनस साइन की अगर मैं बात करूं तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसके वजह से बाद में इंड्यूस्ड करंट पिक्चर में आता है, इनका जो डायरेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि वो फ्लक्स के इस चेंज को अपोज करता है। मतलब फ्लक्स के चेंज की वजह से ही वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है, लेकिन वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना डायरेक्शन ऐसा रखता है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। समझ आया? नहीं आया, ज़्यादा समझ नहीं आया, राइट। लेकिन ये और अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे जब हम डिस्कस करेंगे लेंस लॉ। थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे लेंस लॉ, सो टेंशन मत लो। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये माइनस साइन ये बताता है कि ईएमएफ का जो डायरेक्शन है और चेंज इन फ्लक्स का जो डायरेक्शन है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। अब मान लो एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें एक कॉइल है, जिस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। द मोमेंट किसी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हर टर्न के साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तो उतना ही है, राइट। चेंज इन फ्लक्स जो है वो हर टर्न के साथ उतना ही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितने टर्न्स हैं, n ऐसे टर्न्स हैं, राइट। तो इससे आप ये भी कह सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, एक आसान तरीका है कि कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसे आप बढ़ा दो तो n की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ जाएगी। बच्चों अब डिस्कस करेंगे हम एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लेंस लॉ। लेंस लॉ से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लेंस लॉ को समझें, सबसे पहले कुछ बेसिक्स को मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स मजबूत रहेंगे तभी लेंस लॉ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लो आपको कहीं पर भी, बाजार में, मॉल में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कहीं पर भी अगर आपको एक ऐसा कॉइल दिख जाए जिसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो पता है ना, घड़ी का कांटा जिस तरफ घूमता है दैट इज क्लॉकवाइज, और घड़ी के कांटे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब कोई घूमता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, ओके, ठीक है। अब जो कि मैं कह रही थी कि मान लो आपको कभी कहीं पर एक कॉइल दिख गया जिसमें करंट मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यूं। अब ये जो मैं दिखा रही हूँ ना डायरेक्शन, ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से दिखा रही हूँ, मेरे हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप मेरे को सामने से देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको ये क्लॉकवाइज दिखे, राइट। तो इसीलिए जब आप इस टॉपिक को समझ रहे हो मेरे साथ साथ आप खुद भी इसको ट्राई करते रहो, ठीक है। तो मान लो एक कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। अब आप क्या करो, अपना राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड लो। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो सारे फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज में कर्ल कर दो। अब आपका थंब किधर शो कर रहा है, आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। सो थंब जो है ये बेसिकली किसका डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। हमें क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती है उनका डायरेक्शन। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, विच मीन्स कि ये वाला जो मेरा कॉइल का फेस है, दिस फेस इज बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल।
मैं समझाना ये चाह रही थी कि कभी कहीं पर भी अगर एक कॉइल दिखे जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो आप हमेशा समझ लो कि वो वाला कॉइल का जो फेस है, दैट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पॉपुलर मेमोरी टिप है जो आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में भी देखा होगा। एक एन लिखा हुआ रहता है और एन के दोनों एंड्स को यूं घुमा दिया जाता है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इससे हम ये याद रख सकते हैं कि नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब किसी भी कॉइल में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, मतलब वो वाला फेस ऑफ दैट कॉइल इज बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल। एंड ऑब्वियसली इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, यानी कि अगर किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो वाला फेस जो है उस कॉइल का, दैट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। इसीलिए आप देखो एस के दोनों एंड्स को अगर आप यूं घुमा दोगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता होता है, विच रिमाइंड्स अस कि साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। लेकिन साउथ पोल और क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट, ये सच है क्या? राइट हैंड रूल लगा के देखें, देख लो किसे डर लगता है। तो करंट मान लो एक कॉइल में मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड रूल में जैसे ही लगाऊंगी तो मेरा देखो थंब इधर पॉइंट कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यानी कि ये वाला जो है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये वाला फेस क्या है? नॉर्थ पोल है। यानी कि जो फेस को मैं देख रही हूं इधर से, दैट इज द साउथ पोल। करेक्ट, क्योंकि यहां पर मैं जिस फेस की बात कर रही हूं दैट इज द फेस विच आई एम सीइंग। जैसे जब काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो मैं ये वाला फेस देख रही थी, तो ये फेस बिहेव कर रहा था नॉर्थ की जगह, इसीलिए देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के आ रहे थे। जब मैं ऐसे देख रही हूं तो मैं तो ये वाला फेस देख रही हूं, राइट, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जिस फेस को मैं देख रही हूं इधर, दैट फेस इज साउथ पोल। ठीक है, क्लियर हो गया ये? दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब शुरू करेंगे लेंस लॉ। तो लेंस लॉ कहता क्या है? लेंस लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ ऐसी होती है सच दैट जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। समझ आया? नहीं आया? थोड़ा समझ आया? ओके, अच्छे से समझेंगे। अब देखो, जहां इंड्यूस्ड ईएमएफ है कॉइल में, तो इट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या होगा? एक इंड्यूस्ड करंट आएगा। इनफैक्ट उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट होता है तभी तो गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करता है ना? अब सवाल है यहाँ पर, लेंस लॉ जो है ये हमें बताता है कि इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। तो उसका जवाब लेंस लॉ देता है ये बोल के कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा ताकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। मतलब यार, हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तभी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट अपना डायरेक्शन ऐसे रखता है ताकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के उस चेंज को अपोज कर सके। तो इसका मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि जिसने पैदा किया हमने उसी को अपोज कर दिया। इट इज लाइक दैट। ये इंड्यूस्ड करंट को पैदा किसने किया? चेंज इन फ्लक्स। बट ये इंड्यूस्ड करंट किसको अपोज कर रहा है? चेंज इन फ्लक्स, राइट? जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसी को ये अपोज करते हुए अपना डायरेक्शन रखता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कैसे? फैराडे के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था? एक कॉइल लिया था जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड था, एक बार मैग्नेट लिया था, ठीक है ना, और बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल था उसको हम क्या कर रहे थे? उसको हम कॉइल के पास लेकर जा रहे थे। जैसे ही हम इसके नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेकर जा रहे थे तो क्या हो रहा था? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस उस कॉइल के थ्रू इंक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, चेंज इन फ्लक्स, उसकी वजह से क्या हो रहा था? कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आ रहा था, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। यहां तक की कहानी हमें पता है। ठीक है, ओके। अब करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो इस फ्लक्स का जो इंक्रीज है इसको अपोज करे। करंट को प्रोड्यूस किसने किया? इंक्रीज इन फ्लक्स ने। अब ये करंट कैसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? सच दैट फ्लक्स जो है इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो, अगर ये मैग्नेट यूं पास मूव करता चला जाएगा कॉइल के तो क्या होगा? फ्लक्स तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो मेरा इंड्यूस्ड करंट जैसे इसमें प्रोड्यूस होने लगा कॉइल में, तो ये इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा कि भाई ये मैग्नेट मेरे से दूर चला जाए, है ना? अगर इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर जाना है तो दोनों के बीच में रिपल्शन होना चाहिए। रिपल्शन कब होता है? जब लाइक पोल्स होते हैं। इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, अगर इस कॉइल का ये फेस भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे तभी उसी केस में दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और ये मैग्नेट इससे दूर चला जाएगा, है ना?
तो अब इस कॉइल के फेस को नॉर्थ पोल होने के लिए इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए? अभी अभी पढ़ा था, नॉर्थ पोल, एन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, स्पॉट ऑन। समझ आया कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया, अमेजिंग। तो चलो दूसरा एक्सरसाइज भी ट्राई करते हैं। अब मैंने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, अब मान लेते हैं मेरा दूसरा सिचुएशन है, सिचुएशन ही दूसरा है कि मैं इस मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रही हूं। ठीक है, दूर लेके जा रही हूं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इस कॉइल के थ्रू कम हो रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। तो डिक्रीज इन फ्लक्स की वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है, अब इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा ताकि ये डिक्रीज इन फ्लक्स को अपोज कर सके? यानी कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि इसका जो फ्लक्स है ये इंक्रीज होने लगे। फ्लक्स इंक्रीज कब होगा? जब ये मैग्नेट इस कॉइल के करीब आएगा। मैग्नेट कॉइल के करीब कब आएगा? जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। मैग्नेट का ये वाला नॉर्थ पोल है, इसको कौन अट्रैक्ट कर सकता है? साउथ पोल। तो अट्रैक्शन तभी हो सकता है जब इस कॉइल का ये वाला फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करे। साउथ पोल मतलब करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस सिचुएशन में यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। क्लियर है? आई होप विद दिस अब किसी को कोई डाउट नहीं है लेंस लॉ समझने में। लेकिन हमारा सवाल अभी भी वही है कि यार ये बहुत ही अजीब बात है कि जिसने इंड्यूस्ड करंट को पैदा किया, इंड्यूस्ड करंट ने उसी का अपोज कर दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तभी तो इंड्यूस्ड करंट बना था, लेकिन इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में बना ताकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाते चला जाए। तो ये ऑपोजिशन क्यों, ऐसा ऑपोजिशन क्यों करता है इंड्यूस्ड करंट? इसे समझते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ही ये बात मानना है कि लेट्स से कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज नहीं करता है। मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी ही देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि भाई जैसे जैसे हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके आते हैं तो हम मान लेते हैं कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। हमने ये सिर्फ मान लिया अभी के लिए। चूंकि इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, उसका मतलब है कि इस लूप का फेस कैसे बिहेव कर रहा है? साउथ पोल की तरह। ये मेरा नॉर्थ पोल है तो क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो मतलब मेरा ये मैग्नेट इसके पास जाता जाएगा। अगर मैग्नेट यूं ही इसके पास ही जाता जाए तो क्या होगा? मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल के थ्रू बढ़ता चला जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता रहेगा एंड देन देयर इज नो एंड टू इट। राइट, क्योंकि मतलब अगर ये बढ़ता ही चला जाएगा एनर्जी तो भाई इतनी एनर्जी आएगी कहाँ से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? तो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी? करेक्ट, समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए जैसे मतलब इट इज लाइक कैसे समझाऊं? इट इज लाइक लेट अस सपोज कि आप बहुत पैसे खर्च करते हो, ठीक है, आप बहुत पैसे खर्च करते हो, तो आप हर दिन जो है 100 रुपए खर्च कर रहे हो, हर दिन, ठीक है, एवरी डे यू आर स्पेंडिंग 100 रुपीज, ठीक है, लेकिन आप कुछ कमा नहीं रहे हो, आप हर दिन सिर्फ 100 रुपए खर्च कर रहे हो, हर दिन 100 रुपए आज, 100 रुपए कल, फिर 200, 300, 400, 500, हर दिन के साथ आपका 100 रुपए और खर्च होता जा रहा है। अब मान लो आपके पापा ने आपको जितना भी पॉकेट मनी दिया था, ऐसे करते करते 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितने भी प्रॉपर्टी आपके पापा ने आपके लिए छोड़ के गई है वो खत्म होने लगेगा। उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी आपके दादा ने आपके लिए छोड़ के गई थी वो खत्म होने लगेगा। तो लास्ट में जाके क्या होगा? मतलब देयर इज नो मोर फंड विथ यू, राइट? सो दिस कांट गो ऑन। लेकिन अगर ऐसा हो कि ठीक है आप हर दिन 100 रुपए खर्च करते हो, लेकिन आप हर दिन 100 रुपए या 200 रुपए कमाते भी हो, उस केस में क्या होगा? एक तरफ आप खर्च कर रहे हो, दूसरी तरफ आप पैसे ला रहे हो, एक तरफ खर्च कर रहे हो, दूसरी तरफ ला रहे हो, एक तरफ खर्च कर रहे हो, दूसरी तरफ ला रहे हो, राइट? सो दैट सीम्स सस्टेनेबल, ये ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल है, राइट? तो वैसा ही कुछ यहां पर भी है। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो इंड्यूस्ड करंट चेंज इन फ्लक्स को अपोज नहीं करेगा तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, वो लॉ ही वायलेट हो जाएगा।
विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे, और यही बहुत इंपॉर्टेंट, इसी बात को बताया था किसने, लेंज़ लॉ ने। तो चलो बच्चों कुछ ऐसी सिचुएशंस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिचुएशन के तौर पर हम ये एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस जब भी रहता है इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, मतलब जो भी प्लेन है उस प्लेन के नीचे की तरफ है या पीछे की तरफ है इस केस में, ठीक है। और यहाँ पर है ये ऑरेंज कलर का एक लूप है जो लेट अस से कि वेलोसिटी v के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। ये मेरा सिचुएशन है। अब मुझे बताना है क्या, मुझे तो भाई यही टॉपिक पे बात करना है कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है ये हमेशा अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स, है ना। तो इस सिचुएशन में देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही ये लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इस लूप के थ्रू इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस रहा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस भी बढ़ जाएंगे, राइट। तो एज अ रिजल्ट इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक। तो मतलब एज दिस लूप एंटर्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इंक्रीजेस, ओके। हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि भैया चेंज इन फ्लक्स जैसे ही होता है तो करंट इंड्यूस हो जाता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब चेंज तो हो रहा है ना भाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, होगा इंड्यूस्ड करंट। अब वही अहम सवाल कि इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो यहाँ पर इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है या जो इंड्यूस्ड फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा ताकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना हो बल्कि ये डिक्रीज हो, राइट। क्योंकि कॉज क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो इंड्यूस्ड करंट है वो उस चेंज को अपोज करेगा, यानी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाना चाहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे की तरफ था, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ था। अगर मैं इसे और ज्यादा, अगर इंड्यूस्ड फ्लक्स भी नीचे की तरफ ही होगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, राइट। मतलब लेटर सपोज नीचे की डायरेक्शन में 10 टेस्ला था, अभी नीचे की डायरेक्शन में और तुमने 5 टेस्ला लगा दिया तो क्या होगा, बढ़ेगा। बट मुझे इसको बढ़ाना नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे इसको घटाना है। तो इसीलिए इस केस में जो मेरा इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसके ऑपोजिट। मतलब भाई तू नीचे जा रहा है 10, मैं तुझे ऊपर 5 खींच के ले आऊंगा, मतलब मैं तुम्हें ऑपोज करूंगा, करेक्ट। तो इंड्यूस्ड फ्लक्स का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो आप मुझे बताओ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड रूल लगाओ। देखो फ्लक्स अगर ऊपर की तरफ है तो करंट का डायरेक्शन व्हाट इज दिस, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो यहां पर इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से थोड़ा आइडिया लगा कि कैसे लेंस लॉ के बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस्ड करंट का, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मतलब इसी सिचुएशन को लेते हुए हम अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। तो चलो अब हमने सिचुएशन को थोड़ा सा पलट दिया। अब हमने क्या किया, हमने बोला लूप जो है फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है, ओके। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, सोच के देखो तो क्या होगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, करेक्ट। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर डिक्रीजेस। अब भाई डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज, चेंज इन फ्लक्स तो हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। सवाल वही है कि इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट होगा उसका एम क्या होगा, इस चेंज को अपोज करना, यानी कि वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा, यार मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है, फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ये बोलेगा कि भाई मुझे जो है ना इसको और बढ़ाना है, तो यानी कि वी विल कंटिन्यू टू गिव मोर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड में ही। जैसे डाउनवर्ड अगर पहले 10 टेस्ला था और 5 देते हैं और 10 देते हैं, राइट, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स और इंक्रीज हो। तो इसीलिए इंड्यूस्ड फ्लक्स का डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड।
डाउनवर्ड अगर इंड्यूस्ड फ्लक्स है, राइट हैंड रूल लगाओ, देखो चारों फिंगर्स किधर कर्ल हो रहे हैं, क्लॉकवाइज हो रहे हैं, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि लेंस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं हम डिफरेंट सिचुएशंस पे। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम यूज करते हैं लेंस लॉ का। इसके अलावा भी एक और रूल है जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी हम इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, हालांकि लेंस लॉ इज ऑलवेज प्रेफर्ड। तो चलो इसी बहाने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। उससे पहले देख लो कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता क्या है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है कि आप अपना राइट हैंड लो, उसको इस पैटर्न में अरेंज करो ताकि आपके जो ये तीनों थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर जो है, ये तीनों एक दूसरे से यूं परपेंडिकुलर अरेंज्ड हो। ठीक है, ये कहता है कि आपका ये जो थंब है ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका मोशन बताता है थंब। जो फर्स्ट फिंगर है वो बताता है फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, और जो मिडिल फिंगर है वो बताता है करंट का डायरेक्शन। तो मतलब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है और अगर आपको वो कॉइल या वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो पता है, तो आप करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो हम हमारा वही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेंगे। लेट अस सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे की तरफ, क्रॉस है। ठीक है, और ये मेरा एक लूप है जो वेलोसिटी v के साथ इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी सिचुएशन को लेंस लॉ के हेल्प से देखा था कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। यहां पर उसी एग्जांपल को देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो चलो मैं अपना राइट हैंड उठाती हूं, अब अच्छे से करते रहो ये अपने आप से। ठीक है, तो अभी जैसे देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी मेरा कौन सा फिंगर बताएगा? मेरा थंब बताएगा वेलोसिटी। सो दिस इज माय थंब। तो यानी कि थंब को मुझे वेलोसिटी के साथ अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो थंब को मैंने इधर कर दिया अलाइन। देखो मेरा थंब जो है वो वेलोसिटी की तरफ अलाइंड है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा मेरा फर्स्ट फिंगर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इस प्लेन के अंदर है, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो देखो करंट का डायरेक्शन कैसे आ रहा है? करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो लूप है, इस लूप में इधर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बात समझ में आई? तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा? यूं 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 यूं, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। एंड दैट इज व्हाट? ऐसे ऐसे फ्लो करना इज एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एंड पिछले बार जब हमने लेंस लॉ के हेल्प से डायरेक्शन डिटरमाइन किया था, तब भी हमने देखा था कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था। अब दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं दूसरा सिचुएशन जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मेरा लूप अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं अपना राइट हैंड लेती हूं और देखो वेलोसिटी कौन सा वाला फिंगर बताएगा मुझे? थंब। तो देखो थंब बता रहा है कि ये जा रहा है इस तरफ, मतलब थंब को मुझे इस वेलोसिटी के अलोंग अलाइन करना है। ओके, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पीछे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड बताएगा मेरा ये वाला फिंगर, तो यानी कि इसको ऐसे अलाइन कर दो। राइट, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ, थंब जो है वो वेलोसिटी की तरफ। तो मेरा जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर होगा। करंट जो है वो इधर मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा। राइट, विच इज व्हाट? विच इज क्लॉकवाइज। तो यानी कि इस केस में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। तो मैं एक बार दोबारा बता रही हूं कि हालांकि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी एक तरीका है जिससे हम इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बट आपको जब भी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना हो तो ज्यादा इफेक्टिव तरीका लेंस लॉ ही होता है। तो चलो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इंड्यूस्ड करंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मजबूत करते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, लेट्स से अ क्लोज्ड लूप इज हेल्ड स्टेशनरी बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। कैन वी होप टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स? मतलब ये जो कॉइल है जिसको हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है, क्या इस कॉइल में हम करंट जनरेट कर सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का यूज करके? सोचो।
एंड ऑब्वियसली द आंसर इज नो, हम नहीं कर सकते हैं करंट इंड्यूस। करंट इंड्यूस कब कब होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इस केस में चूंकि उस कॉइल को हमने बिल्कुल स्टेशनरी रखा हुआ है, सो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इज जस्ट द सेम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस कॉइल के थ्रू, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए उसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, नो मैटर हम कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लें। तो चलो बच्चों, अब लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। तो लेट्स से एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारे पास दो लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप है, और ये दोनों ही लूप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन से मूव करके बाहर एक फील्ड फ्री रीजन में जा रहा है, और ये दोनों ही लूप जा रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, अब आपको बताना ये है कि इन दोनों में से किस लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट? मतलब पूछने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा वो लूप है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, और कौन सा वो लूप है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ साथ चेंज होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ईएमएफ इंड्यूस कब होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, फाई क्या होता है? बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। अब फ्लक्स को चेंज होने के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या एरिया चेंज हो, या फिर थीटा चेंज हो, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो भाई यहाँ पर तो साफ साफ बता दिया गया है कि टाइम इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड का पत्ता कट गया। अब बात करते हैं थीटा की। सो थीटा को भी अगर देखा जाए तो थीटा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, टाइम के साथ साथ थीटा चेंज नहीं हो रहा है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूरा टाइम नीचे की तरफ है। अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो लूप चूंकि यूं जा रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो यानी कि थीटा का भी पत्ता कट गया, तो बचा क्या? एरिया। अब देखो, जैसे जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, इसका एरिया चेंज हो रहा है विथ टाइम। क्यों? मान लो ये एक लाइन है, इसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब मान लो ये मेरा लूप है, जैसे जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड रीजन से निकल रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, जो इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि एरिया जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया कि भाई चाहे सर्कुलर लूप हो या रेक्टेंगुलर लूप हो, दोनों में ही ईएमएफ इंड्यूस तो हो रहा है। अब जानना ये है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है क्या ये कांस्टेंट है या नहीं। तो आप खुद बताओ, ये कांस्टेंट ईएमएफ है या नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि जो डी ए बाई डी टी है, मतलब जो चेंज इन एरिया है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो कांस्टेंट है या नहीं, है ना? अगर डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट हुआ तो ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा, अगर डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट नहीं हुआ तो ईएमएफ भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो चलो दोनों ही लूप में इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर लूप की। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से फील्ड फ्री रीजन में जा रहा है। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से जा रहा है तो हो क्या रहा है? अगर देखो तो इसका जो एरिया है वो चेंज हो रहा है विथ टाइम, मतलब जैसे जैसे ये यूं मूव कर रहा है, देखो इतना एरिया बाहर चला गया, फिर इतना चला गया, फिर इतना चला गया, फिर इतना चला गया, तो मतलब ऐसे ऐसे करके धीरे 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 करके ये पूरा एरिया फील्ड रीजन से बाहर चला जा रहा है। बट यहाँ पर ये जो थोड़ा सा एरिया बाहर जा रहा है, हर बार उतना ही एरिया धीरे धीरे बाहर जा रहा है। अब ये जो फल्ली यहाँ से आप लोगे और ये जो पीस यहाँ से आप लोगे, दे आर सेम, राइट? तो इस वजह से जो डी ए बाई डी टी है, एरिया का जो चेंज है टाइम के साथ एवरी टाइम, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो यानी कि रेक्टेंगुलर लूप के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें सर्कुलर लूप की, तो मैं अपने घर से ना सामान इकट्ठा कर रही हूँ कहाँ से मुझे रेक्टेंगुलर लूप मिल जाए और कहाँ से सर्कुलर लूप। सो एनीवेज दिस इज आवर सर्कुलर लूप। तो ये सर्कुलर लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से फील्ड फ्री रीजन में जाएगा तो क्या होगा? देखो धीरे धीरे करके पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, धीरे धीरे निकलता जा रहा है रीजन से। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि देखो ये वाला एरिया और इसके बगल वाला एरिया बराबर नहीं है, उसके बगल वाला एरिया बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है डी ए बाई डी टी जो है वो हर बार कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर फल्ली का जो एरिया है वो अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज ऑफ इट्स शेप।
सर्कल के शेप की वजह से ऐसा है, राइट। तो इसका मतलब सर्कुलर लूप के केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में इतनी सारी बातें की हमने, तो अब ये देखते हैं कि कितने मेथड्स होते हैं टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। जाहिर सी बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई क्या होता है, बी डॉट ए दैट इज बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स जो है ये 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, बी, ए और थीटा। तो जाहिर सी बात है कि ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए एक पहला ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि हम वैरी कर दे मैग्नेटिक फील्ड को, बी को ही चेंज कर दे। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम वैरी कर दे एरिया को, ए को चेंज कर दे। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम ओरिएंटेशन को चेंज कर दे, यानी कि थीटा को चेंज कर दे। थीटा किसका ओरिएंटेशन है, कॉइल का ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, या तो हम उसी को चेंज कर दे। तो इन तीनों में से किसी भी एक को चेंज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में झांक के देखते हैं कि एरिया को वैरी करके हम कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा डिटेल में इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि इस तरह के ईएमएफ के लिए एक और टर्म यूज होता है विच इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। क्या होता है ये, चलो देखें। तो सबसे पहले सिचुएशन देख लेते हैं। हमारा सिचुएशन क्या है, सीन कुछ ऐसा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और एक कंडक्टर है हमारे पास, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, लेट्स से पी क्यू, ठीक है, और वो कंडक्टर जो है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूं मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। लेट अस सपोज कि उस कंडक्टर का लेंथ है एल। तो जब उसकी मूवमेंट हो रही है एनीवेज दैट एल इज फिक्स्ड, एल कांस्टेंट ही रह रहा है। चेंज क्या हो रहा है, जब वो यूं 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 मूव कर रहा है तो जो एक्स की वैल्यू है वो चेंज हो रहा है ना। जब जैसे जैसे वो अंदर आएगा तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या होता है, बी डॉट ए यानी कि बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर B क्या है, B कांस्टेंट है, B को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस मूवमेंट से, कंडक्टर के मूव करने से। A की अगर हम बात करें तो A क्या हो जाएगा, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे हो जाएगा L इंटू एक्स। अब L जैसा कि मैंने बोला कांस्टेंट ही रहेगा, X लेकिन वैरी करेगा। थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये एरिया का अगर हम देखें, जो एरिया वेक्टर है उसका भी अगर हम एंगल देखें तो हम देखते हैं कॉस थीटा की जो वैल्यू है दैट इज 0 डिग्री, जिसकी वजह से हमारा कॉस थीटा इज 1, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ओके, ये भी समझ आ गया। तो मतलब कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स। अब इसमें बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, वैरी हो रहा है सिर्फ एक्स। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी जैसे ही करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बी इंटू एल डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ कोर्स। तो ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्यों, क्योंकि ये ईएमएफ जो इंड्यूस होता है किसकी वजह से होता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर की वजह से होता है, एंड दैट्स व्हाई द नेम मोशनल ईएमएफ। तो चलो बच्चों देखते हैं पहला सवाल। तो क्वेश्चन कहता है कि अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड। मतलब मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में से एक मेटल को हमने ड्रैग किया, मतलब अंदर से लेके बाहर तक लेके चले गए उस दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेस इज नोन टू बी 8 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर, ठीक है। तो पोल पीसेस के बीच का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज फाई बी की जो वैल्यू है दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे आई क्यों लिखा, मतलब इनिशियली जब वो मेटल का जो प्लेट है या जो पीस ऑफ मेटल वायर है वो पहले अंदर ही था, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड में था, फिर उसको क्योंकि क्या बोला गया है, ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप, मतलब उनके गैप के बीच में उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसको ड्रैग करके बाहर ले गया है। तो मतलब स्टार्टिंग में तो उसने इतना मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस किया, लेकिन जब उसको उन दोनों मैग्नेट के पोल पीसेस से बाहर लेके जाया गया तब उसका वो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, 0, है ना भाई, क्योंकि उस मेटल का जो वायर है वो कांस्टेंट वहाँ बैठा हुआ नहीं है, उसको खींच के हम लोग
वहाँ से ले जा चुके हैं, है ना। तो मुझे निकालना क्या है, एस्टिमेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। अब चूंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स अलग है, दैट मीन्स चेंज इन फ्लक्स है मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। फैराडेज लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर अब माइनस तो क्या डिनोट करता है, माइनस डिनोट करता है सिर्फ डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फाई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल था 0 माइनस इनिशियल था 8 इंटू 10 टू द पावर -4, दिस डिवाइडेड बाई डी टी। कितने टाइम में ये चेंज हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स, so this divided by 0.5, so this comes out to be 16 into 10 to the power -4 volts। तो इतना EMF इंड्यूस हुआ। तो चलो देखिए अगला सवाल। सो प्रॉब्लम 2 कह रहा है कि अ 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। तो हमारे पास एक इस तरह का रॉड है जिसका देखो एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड को हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये रेड वाला डॉट शो कर रहा है उस रॉड का फिक्स्ड एंड, ओके। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद अ सर्कुलर मेटालिक रिंग, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ये जो क्रॉस बना हुआ है दैट एक्चुअली डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह यूनिफॉर्मली। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। तो सेंटर और रिंग के बीच में, मतलब एक रिंग जो है इस पे लगा हुआ है तो उसके बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? कौन से कॉन्सेप्ट से? याद करो मोशनल ईएमएफ पढ़ा था हमने, राइट। जैसे एक कंडक्टर था उसको हम जैसे जैसे मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एरिया चेंज हो रहा था, एरिया चेंज हो रहा था तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था तो करंट इंड्यूस हो रहा था। एब्सोल्युटली। तो अब सबसे पहले तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, रॉड का लेंथ दिया हुआ है विच इज 1 मीटर, सो लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन एज 1 मीटर। और क्या दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है ये दिया हुआ है 400 रेडियन पर सेकेंड, ओके। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B की वैल्यू दी हुई है 0.5 टेस्ला, ठीक है। ये 3 चीजें मुझे दी हुई है और मुझे निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। क्लियर है? ओके। अब सब हम उल्टा कैलकुलेट करते हैं। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। एक तो हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, जो इसका जेनरिक डेफिनेशन है। इसके अलावा इस तरह के सिचुएशन में, मोशनल ईएमएफ वाले सिचुएशन में डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आती है, BLV, ये भी आता है। BLV निकाला था ना हमने, मोशनल ईएमएफ। सो ईएमएफ का एक और तरीका निकालने का क्या होता है, BLV से। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, L की वैल्यू दी हुई है, V यहाँ पे क्या है, ये जो V है दिस V इज लीनियर वेलोसिटी, बट मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये ओमेगा क्या है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, हमको लीनियर वेलोसिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे लीनियर वेलोसिटी, देखो अब इस रॉड पे फोकस करते हैं। रॉड का जो ये वाला एंड है ना, ये जो एंड है, ये एंड हमेशा फिक्स्ड है, ये कभी मूव नहीं कर रहा है, राइट। ये हमेशा फिक्स्ड है और ये यूं 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 रॉड घूम रहा है ना। तो यानी कि इस एंड में इसकी लीनियर वेलोसिटी हमेशा 0 है, क्योंकि वो वाला पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा है, वो वाला एंड तो मूव ही नहीं कर रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला एंड है, यानी कि ये वाला जो एंड है, इस एंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है। कैसे निकालते हैं हम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, R ओमेगा, जहाँ पर R उसका रेडियस है। अब यहाँ पर रेडियस कितना है, इसकी वैल्यू तो L है, तो यानी कि इस एंड पे लीनियर वेलोसिटी इज L ओमेगा, ठीक है। तो अब कंसीडरिंग दीज 2 फैक्ट्स, अगर हम एवरेज लीनियर वेलोसिटी निकालें,
एवरेज लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक तरफ वैल्यू है 0, दूसरे तरफ वैल्यू है एल ओमेगा, दोनों का एवरेज निकाल लो, यानी कि ये हो जाएगा एल ओमेगा बाई 2। निकल गया। तो यानी कि अब हमने v की वैल्यू भी निकाल ली। अमेजिंग। तो चलो अब निकालते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, BLV। तो B की वैल्यू दी हुई है 0.5, L की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर और V की वैल्यू दी हुई है L ओमेगा बाई 2, यानी कि L इंटू ओमेगा इज 400 बाई 2। So induced EMF will be equal to 100 volts। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है? ओके सुपर। फिर क्या, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है कि यूज लेंसेज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप इज टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। ठीक है, जैसे देखो यहां पर पहले वायर जो है वो ऐसे इरेगुलर शेप का था, ये वाला जो शेप दिख रहा है, और बाद में यही वाला वायर जो है एक सर्कुलर शेप में चेंज हो रहा है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस चेंज क्या हो रहा है, कौन कौन सी ऑब्वियस चीजें हमें दिख रही हैं ड्यूरिंग दिस चेंज। एक तो एरिया बढ़ रहा है, राइट। देखो इस वाले लूप का एरिया सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इतना एरिया था, बट जैसे ही ये सर्कुलर लूप का फॉर्म लिया तो इसका एरिया काफी बढ़ गया। करेक्ट, एरिया बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं लिखते रहती हूं साथ साथ। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एरिया इंक्रीजेस। एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब जो फ्लक्स है दैट इज phi b दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। फ्लक्स क्या होता है, B डॉट ए। तो अगर ये बढ़ रहा है, एरिया अगर बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स जहां चेंज हुआ वहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, है ना, यही सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। ओके, अब बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट के बारे में। अब भाई फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आया। सवाल ये उठता है कि इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। लेंस लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन वैसा होगा ताकि वो अपने कॉज को अपोज करे। इस इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करने वाला कॉज क्या है, इंक्रीज इन फ्लक्स, है ना। तो ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा ताकि फ्लक्स जो है वो घट जाए। फिलहाल देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ना। अब मैं उस फ्लक्स को कम करना चाहती हूं, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इंड्यूस्ड फ्लक्स ऊपर की तरफ होगा, राइट। क्योंकि मैं फर्दर और नीचे की तरफ फ्लक्स को बढ़ाना नहीं चाह रही हूं, मैं फ्लक्स को घटाना चाह रही हूं। अगर इंड्यूस्ड फ्लक्स नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ राइट हैंड रूल लगाओ तो बाकी चारों फिंगर्स क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, तो यानी कि इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है ये होगा क्लॉकवाइज। एंड दैट्स द आंसर। अब उसी सवाल का एक दूसरा पहलू भी है, मतलब एक दूसरा पार्ट है, बेसिकली दूसरा सिचुएशन है। पहले हमने एक इरेगुलर शेप से उस लूप को सर्कुलर शेप में लेकर गए थे। अब हम देखेंगे कि वो जो सर्कुलर लूप था हमारा, ये देखो ये जो सर्कुलर लूप था, अगर ये वाला सर्कुलर लूप जो है चेंज हो जाए एक इस तरह का नैरो स्ट्रेट वायर में, तो मतलब अब क्या हुआ, सर्कुलर लूप से ये बन गया है एक नैरो स्ट्रेट वायर। अब बच्चों खुद सोचो कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो मेरा एरिया क्या होगा, एरिया घट रहा है, साफ साफ दिख रहा है वहां पर। तो इस चेंज के दौरान एरिया डिक्रीजेस। जब एरिया घट रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी घट रहा है। चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है। इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा ताकि इस चेंज इन फ्लक्स को ये अपोज कर सके। मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा ताकि फ्लक्स जो है वो मेरा डिक्रीज ना होके बल्कि इंक्रीज होने लगे। तो यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग जो फ्लक्स का डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसमें देखो डॉट्स हैं, यानी कि अपवर्ड है। तो इसका मतलब इसको मैं और बढ़ाना चाह रही हूँ, तो मतलब इसका डायरेक्शन और बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड फ्लक्स का डायरेक्शन होगा
वो किस तरफ होगा, अपवर्ड, क्योंकि हम इंड्यूस्ड फ्लक्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर इंड्यूस्ड फ्लक्स ऊपर की तरफ होगा तो राइट हैंड रूल के हिसाब से मेरे बाकी सारे फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हैं, विच मीन्स कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चा पार्टी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो वी आर नाउ गोइंग टू बिगिन आवर डिस्कशन ऑन एडी करंट्स। एडी करंट्स नाम से ये तो पता चल रहा है कि ये करंट्स होते हैं। एडी मतलब, जो एडी वर्ड होता है इसका मतलब होता है समथिंग लाइक बवंडर। जैसे पानी में आपने कभी एडीज फॉर्म होते हुए देखे हैं, ऐसे 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 पैटर्न्स जो पानी में फॉर्म होते हैं, राइट? तो उन्हें हम एडीज कहते हैं। इनफैक्ट एडी स्टॉर्म भी होता है जो ऐसे बवंडर की तरह होता है, ऐसे सर्कुलेटिंग करंट्स, सर्कुलेटिंग पैटर्न में ये करंट्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया एडी करंट्स। तो एडी करंट्स एक तरीके का इंड्यूस्ड करंट ही होता है जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। बट ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, इन द बॉडी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है? तो इन्हें हम कहते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिजेंबल करते हैं वाटर के एडीज को, जैसा कि मैंने बताया, यूं 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 ना सर्कुलेटिंग वाले फॉर्म में होता है, इसीलिए नाम पड़ गया एडी करंट। इन्हें फुकॉल्ट करंट भी कहा जाता है, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे वाले एडीज के फॉर्म में ये करंट बनता ही क्यों है, राइट? मतलब इट इज़ जस्ट लाइक एन इंड्यूस्ड करंट, तो ये इस फॉर्म में क्यों बनता है? तो देखो नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आपके पास एक लूप है, एक ऐसा कॉइल है, तो क्या है, करंट को पता है कि भाई मुझे इस पाथ में जाना है। बट अगर उसके बदले में आपके पास एक बड़ा सा कंडक्टर का बॉडी है, तो उसके अंदर क्या होगा, जब उस कंडक्टर को आप एक्सपोज करते हो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से, तो क्या होता है, उसके अंदर भी करंट इंड्यूस होता है। अब चूंकि वो कंडक्टर है तो उसके अंदर बहुत सारे चार्ज करियर्स हैं, तो वो चार्ज करियर्स सारे जो है ना यूं 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 मूव करने लगते हैं एक सर्कुलेटिंग पैटर्न में, और वो सर्कुलेटिंग पैटर्न एडीज को रिजेंबल करता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एडी करंट्स। अब एडी करंट से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू ऑब्जर्व दिस। मान लो मेरे पास ये एक मेटल प्लेट है, ठीक है? जब ये मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में होता है तो यहाँ पर हमें डैम्पिंग नज़र नहीं आती है। मतलब ये देखो टॉय 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 अपना मूव करता जा रहा है। लेकिन वही सेम मेटल प्लेट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो हमें डैम्पिंग दिखने लगता है। मतलब देखो क्या हो रहा है, धीरे 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 कम होते होते ये स्टॉप हो जा रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब यहाँ पे हुआ क्या? ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन था ये हमें क्या बताया, इसने ये बताया कि इंड्यूस्ड करंट या फिर एडी करंट जो है इट कॉजेज डैम्पिंग। बट सवाल ये है ऐसा क्यों, वाई इंड्यूस्ड करंट्स कॉज डैम्पिंग? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये मेटल प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है और जब मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा है, राइट, ये दोनों पॉइंट्स पे, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, दोनों पॉइंट पे ही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये दोनों इंड्यूस्ड करंट्स का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। मतलब दोनों एंड में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, जिस वजह से दोनों एंड में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो एक दूसरे की तरफ है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे ये इधर से एंट्री किया, जब तक इस साइड पहुंचा इधर एक फोर्स एक्ट किया जो इसको इधर खींच लिया, तो ये जल्दी से इधर आ गया। जब तक इस साइड पहुंचने ही वाला था इधर फिर से एक फोर्स एक्ट किया जो इसको इधर खींच लिया, इधर पहुंचने ही वाला था फिर से फोर्स ने इधर खींच लिया, और ऐसे करते 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 ये डैम्प हो जा रहा है, ये रुक जा रहा है। बात समझ में आई? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि मैम सिर्फ आपके बोलने से हम ये थोड़ी ना मान लेंगे कि दोनों एंड में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, दोनों एंड में फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होता है। हम कैसे मान लें, ये तो प्रूव करना पड़ेगा। तो चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कौन बताता है? लेंस लॉ, बिल्कुल। चलो देखते हैं क्या है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं इस एंड पे जहां पर मेटल प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मेटल प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री हो रही है तो भाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है।
मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या होगा, करंट इंड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सच दैट इट ऑपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो पहले इंक्रीज हो रहा था वो अब डिक्रीज होने लगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब है क्या होना चाहिए, ये जो मेटल प्लेट अंदर घुस रहा था अगर वो और अंदर घुसेगा तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो यानी कि नहीं, हमको वैसा नहीं चाहिए। इंड्यूस्ड करंट बोलेगा कि भाई मेरा डायरेक्शन ऐसा होगा कि मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा तुम जहां से आए हो, राइट। अब इसे वापस भेजने के लिए रिपल्शन होना चाहिए, है ना। तो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इधर वाला मैग्नेट का फेस नॉर्थ पोल है, अगर इस कॉइल को वापस जाना है अपने घर तो उसका कॉइल का भी जो फेस है, जो मेटल प्लेट का जो फेस है वो भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना चाहिए, ताकि तभी तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्शन होगा और वो वापस चला जाएगा। अगर उसका फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है तो उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मेमोरी टिप याद करो, नॉर्थ पोल बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इस एंड पर मेरा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, इसी तरीके से चलते हैं दूसरे एंड पे, ठीक है, क्योंकि दूसरे एंड पे जब हम जाएंगे तब फिर से चेंज इन फ्लक्स होगा, है ना। तो दूसरे एंड पे चलते हैं। दूसरे एंड पे क्या हो रहा है कि जो मेरा मेटल प्लेट है अब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। एब्सोल्युटली, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस्ड करंट ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज कर सके, यानी कि ताकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर सके। मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए ये मेटल प्लेट को क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही लाना चाहेगा। मेटल प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाने के लिए मेटल प्लेट और जो मैग्नेट का जो पोल है उसके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये वाला जो मेटल प्लेट का जो फेस है उसका पोल क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। साउथ होना चाहिए, साउथ पोल बोले तो करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो यानी कि इस एंड में करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। अभी अभी मैंने प्रूव किया था कि एंट्री वाले एंड में करंट का डायरेक्शन था एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने प्रूव कर दिया भाई कि जो दोनों एंड्स हैं उसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो बच्चों, इस पूरी कहानी से हमें ये पता चला कि एडी करंट्स जनरेट तब होते हैं जब हमारा कॉपर प्लेट जो है वो फील्ड रीजन को एंटर करता है और फील्ड रीजन को एग्जिट करता है, मतलब एंटर और एग्जिट के टाइम पर ही एडी करंट्स जनरेट होते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने नोटिस की वो ये है कि एंट्री के टाइम पर जो एडी करंट का डायरेक्शन होता है और निकलते टाइम पर, एग्जिट के टाइम पर जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब इसी सीरीज में हम एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करेंगे। सारी चीजें इंटरेस्टिंग ही होती है फिजिक्स में, ठीक है। लेट अस सपोज कि हमने वही मेटल प्लेट लिया, बट अब हमने क्या किया है, उसमें स्लॉट्स बना दिए हैं। देखो, पहले अगर इतना एरिया था, अब उसके बीच बीच में हमने ना ऐसे स्लॉट्स काट लिए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एरिया कम हो गया है। अब देखो, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया ऑसिलेट होने के लिए, और हम क्या देख रहे हैं कि ये काफ़ी फ्रीली मूव कर रहा है, डैम्पिंग काफ़ी कम हो गई है, राइट। तो डैम्पिंग किस वजह से कम हुई, द मोमेंट हमने इसमें स्लॉट्स बना दिए तो अवेलेबल एरिया कम हो गया, राइट। अवेलेबल एरिया कम हो गया तो एडी करंट्स प्रोड्यूस होना भी कम हो गया। एडी करंट्स कम हो गया तो एडी करंट्स की वजह से जो डैम्पिंग प्रोड्यूस होता था वो भी कम हो गया, और इसी वजह से ये अभी ज़्यादा फ्रीली रोटेट कर रहा है। तो बच्चों, कुल मिला के हमने तीन चीज़ें देखी। एक पहले केस में हमने क्या देखा कि मेटल प्लेट जो है वो बिल्कुल विदाउट एनी डैम्पिंग स्विंग कर रहा था जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। दूसरे केस में हमने देखा कि उसी मेटल प्लेट को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसमें हमें डैम्पिंग काफ़ी देखने को मिला, एज अ रिजल्ट वो फ्रीली स्विंग नहीं कर रहा था। तीसरे केस में हमने उसी मेटल प्लेट में स्लॉट्स काट दिए जिसकी वजह से उसका एरिया ही कम हो गया, और उस समय वापस से उसका जो डैम्पिंग है वो काफ़ी कम हो गया, इस वजह से वो वापस से फ्रीली स्विंग करने लग गया। एडी करंट्स की हम जब भी बात करते हैं उनके साथ साथ आ जाता है उनका डिसएडवांटेजेस। तो एडी करंट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एडी करंट्स के दौरान बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब एडी करंट जो है ये बहुत सारा हीट जनरेट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अब आप पूछोगे कि एडी करंट का हीट के साथ क्या लिंक है। अब देखो, जहाँ करंट है वहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये तो आप मानते हो, राइट। क्योंकि जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए फ्लो कर रहा है, राइट। और जहाँ ये रेजिस्टेंस है वहाँ पर क्या है,
हीट है। हीट डिसिपेटेड क्या होता है, I²R, याद है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, राइट। इनफैक्ट यहाँ पे आप इंटरेस्टिंगली ये नोट करोगे कि जो हीट डिसिपेटेड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I²। तो अगर एडी करंट I है तो उससे एसोसिएटेड जो हीट डिसिपेटेड होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू I², मतलब उसका मतलब स्क्वायर बहुत ज़्यादा। तो मतलब I अगर करंट अगर 2 है तो हीट डिसिपेटेड हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, राइट। तो थोड़े से एडी करंट के लिए भी खूब सारा हीट डिसिपेट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे मान लो अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें, इस तरह के डिवाइसेस के जो कोर होते हैं उनमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे हम एडी करंट्स को मिनिमाइज कर सकें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं टू स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि लेट्स से कि एक कार है जो खूब हाई स्पीड से आ रही है, आप उस कार की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हो लेकिन आप उसको फिजिकली टच नहीं कर रहे हो, राइट। इंटरेस्टिंग, इजंट इट। इनफैक्ट इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक ब्रेकिंग। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इस कॉन्सेप्ट का पहला एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग। मैग्नेटिक ब्रेकिंग में हम कैसी बातें करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो रेल्स होती हैं ना जिनके ऊपर ट्रेन्स चलती हैं, तो जो रेल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रखे होते हैं, जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है सो दे कॉज अ चेंज इन फ्लक्स, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और ये इंड्यूस्ड करंट किसको अपोज करता है, मोशन ऑफ द ट्रेन को अपोज करता है, जिसकी वजह से जो ट्रेन का जो मोशन है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है और ट्रेन रुक जाता है। चूँकि यहाँ पर कोई मैकेनिकल लिंकेज नहीं है ट्रेन के व्हील्स के और रेल के बीच में, उसकी वजह से ये जो ब्रेकिंग का जो क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रेकिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी काफ़ी स्मूथ होता है। ऐसा नहीं कि एकदम झटके से वो रुक गया, नॉट लाइक दैट। तो ये काफ़ी स्मूथली जाके ब्रेक अप्लाई होता है एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक ब्रेकिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का दूसरा एप्लीकेशन देखने को मिलता है गैल्वेनोमीटर्स में। तो गैल्वेनोमीटर्स में आपने नोटिस किया होगा, ओके, गैल्वेनोमीटर होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें करंट मेजर करने में मदद करता है। गैल्वेनोमीटर में आपने देखा होगा कि निडल होता है विच इज़ लाइक अ थिन मेटल प्लेट जो यूं ऑसिलेट करके एक जगह पे रुक जाता है एंड दैट गिव्स अस द रीडिंग ऑफ द करंट, है ना। तो हाउ डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हेल्प? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द ऑसिलेशंस अराउंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो यूं वो घूमते रहता है वो ऑसिलेशन ज़्यादा देर तक ना हो और जल्दी से वो आके रुक जाए। डैम्पिंग ज़्यादा होगा तो जल्दी आके रुक जाएगा। सो दैट्स हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हेल्प्स। तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का एक और तीसरा एप्लीकेशन, क्या कभी आपने घरों के इलेक्ट्रिक पावर मीटर के अंदर ध्यान दिया है कभी? अगर नहीं भी दिया है तो अब दे देना ध्यान। तो आपकी इलेक्ट्रिक मीटर में ना आपको दिखेगा एक पतली सी डिस्क होती है, ऐसे मतलब इट इज़ लाइक जैसे सीडी का डिस्क होता है ना, मान लो उसी डिस्क को अगर आप किसी शेल्फ के अंदर घुसा दोगे तो बाहर से आपको सिर्फ एक पतली सी डिस्क दिखेगी, थोड़ा शाइनी होगा और वो यूं रोटेट करता जा रहा है। तो आपको एक पतली सी ऐसे ना रोटेटिंग एक शाइनी डिस्क दिखेगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एडी करंट्स का, क्योंकि ये जो डिस्क रोटेट कर रही होती है ना, पता है किसकी वजह से रोटेट कर रही होती है? एडी करंट्स की वजह से। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे एडी करंट्स प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? एडी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम साइन्यूसॉइडली वैरिंग करंट। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर है हमारे घरों में इंस्टॉल्ड, हमारे घरों में किस तरह का करंट आता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब जो साइन कर्व की तरह वैरी करता है, साइन्यूसॉइडली वैरिंग करंट। तो इस साइन्यूसॉइडली वैरिंग करंट से रिलेटेड जो वोल्टेज होता है, इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एडी करंट्स इन दिस थिन डिस्क, जिसकी वजह से वो रोटेट करता रहता है। इनफैक्ट इस रोटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रोटेशंस होते हैं ना, वो दैट टेल्स अस कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। इनफैक्ट वही इसका जो नंबर ऑफ रोटेशन होता है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स, यानी कि आपका जो पावर कंजम्पशन है उससे ये लिंक्ड होता है, एंड दैट इज व्हाई दिस रोटेशन इज इंपॉर्टेंट।
सुपर। तो अब शुरू करते हैं हम हमारा अगला टॉपिक विच इज इंडक्शन। तो काफी देर से है ना हम एक्चुअली इंडक्शन की ही तो बात कर रहे थे। हम यही कह रहे थे कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। किस लिए इंड्यूस हो रहा था करंट या ईएमएफ? इंड्यूस हो रहा था ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब इंडक्शन में हम सीधे साफ शब्दों में इसी बारे में बात करेंगे कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है। करंट प्रोडक्शन इन अ कॉइल, एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन इटसेल्फ और इन अनदर कॉइल। दोनों पॉसिबिलिटी है। एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कहाँ पे हो रहा है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स? हो सकता है उसी कॉइल में हो रहा हो सकता है किसी पड़ोसी कॉइल में हो रहा हो, बट इन एनी केस इस वाले कॉइल पे करंट इंड्यूस हो रहा है और इसे ही हम इंडक्शन कहते हैं। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ये उसी कॉइल में हो रहा है या पड़ोसी वाले कॉइल में हो रहा है, हम इंडक्शन को दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। तो ये कहानी समझो कुछ इस तरह से है कि तुमने पढ़ाई करी, तुम्हारे नंबर आए। ठीक है, तो दैट मीन्स पढ़ाई भी तुमने करी, नंबर भी तुम्हारे ही आए। सो दैट इज लाइक सेल्फ इंडक्शन। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी तुम्हारे अंदर हुआ और करंट प्रोड्यूस भी तुम्हारे अंदर ही हुआ। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम कॉइल में हो रही है, दैट सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अगर पड़ोसी ने पढ़ाई करी बट नंबर तुम्हारे आए, मतलब अब आपने एग्जाम के हॉल में क्या किया मुझे क्या पता, मतलब इट इज लाइक जो बगल में बैठा था वो पढ़ाई करके आया था बट नंबर आपके आ गए। सो दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। सो जोक्स अपार्ट, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है कि पड़ोसी वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है, उस चेंज की वजह से इस वाले कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो दैट्स म्यूचुअल इंडक्शन। और यही जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम कहते हैं इंडक्टेंस। इसीलिए आप देखोगे अधिकतर जगह सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये वाले टर्म ज़्यादा यूज होते हैं। अब यार बात चाहे सेल्फ इंडक्शन की हो या म्यूचुअल इंडक्शन की हो, किसी भी केस में हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। राइट, मतलब जितना मैग्नेटिक फ्लक्स उतना करंट, या जितना करंट उतना मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा कॉइल होता है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होता है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है? n phi। राइट, एंड दैट n phi इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द करंट I। तो n phi ये जो टर्म है ना, इसके लिए कई बार हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। तो अब देखो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि जो phi है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होगा तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंक्लूड करना होगा, और उसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। इसे हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल L से। तो यानी कि आप कह सकते हो कि phi इज इक्वल टू Li, वेयर L इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट होता है हेनरी, जिसे हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। ये डिपेंड करता है ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर। तो इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास अगर एक सिंगल आइसोलेटेड कॉइल हो, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू वैरिंग करंट इन द सेम कॉइल। उसी कॉइल में वैरिंग करंट की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसे हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो लेट्स से इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसका फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा n phi विच इज प्रोपोर्शनल टू द करंट I। तो इसे हम लिख सकते हैं n phi इज इक्वल टू Li। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी L है इसे हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो हमें ऑलरेडी फैराडेज लॉ से पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर फाई बोले तो फ्लक्स लिंकेज, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन फाई। राइट, अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए d बाई डी टी ऑफ एन फाई को हम क्या लिख सकते हैं? d बाई डी टी ऑफ एल आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब L तो कांस्टेंट है तो L बाहर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं L डी आई बाई डी टी। राइट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? माइनस L डी आई बाई डी टी। और हमेशा की तरह माइनस क्या शो डिटेक्ट कर रहा है? माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, मतलब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपने कॉज को
अपोज करता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड हो, मतलब जिस सोलेनॉइड का लेंथ, लॉन्ग सोलेनॉइड है मतलब उसका लेंथ काफ़ी बड़ा है, ऐसे सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? So we find that the self inductance of a long solenoid is given by mu naught n square A into L। ठीक है, यहां पर म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। एन, जिसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां पर बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि होता नहीं है। अधिकतर जगह पे जो नोटेशन होता है वो कैपिटल एन इज यूज्ड फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक ही अगर हम बात करें तो इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो सोलेनॉइड का एक एक जो टर्न है, एक एक जो सर्कल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड एल ऑफ कोर्स इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अब मान लो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है जब हम उस सोलेनॉइड को भर देते हैं किसी ऐसे मटेरियल से जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन जिसका परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा ये जो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू है ये स्लाइटली मॉडिफाई हो जाएगा। म्यू नॉट की जगह वहाँ पर आ जाएगा म्यू आर म्यू नॉट, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी भी पिक्चर में आ जाएगा। अब ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसे बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। बैक ईएमएफ क्यों? क्योंकि जिस कॉइल के अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों होता है? वैरिंग करंट की वजह से, राइट? तो मतलब उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और वही ईएमएफ चेंज इन करंट को अपोज करता है। ऐसा कुछ कहानी चलते रहता है, इस वजह से उसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ की खास बात ये होती है, या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की खास बात ये होती है कि इट अपोजेस द चेंज इन करंट, क्योंकि चेंज इन करंट ही इसका कॉज है, राइट? मैंने बताया था ना, जो पैदा करता है ये उसी को अपोज करता है। तो यहाँ पर जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको किसने पैदा किया था? वैरिंग करंट, चेंज इन करंट ने पैदा किया था। तो इसीलिए ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये चेंज इन करंट को अपोज करता है, ठीक है? तो करंट को जो है ना अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए करंट हैज़ टू डू वर्क अगेंस्ट बैक ईएमएफ। इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट करंट को काम करना पड़ता है एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बहुत से बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, यार कौन किसके अगेंस्ट है, समझ ही नहीं आया। एक कहानी से समझते हैं। लेट अस सपोज कि आप जो है खूब सारा जंक फूड खाते हो, इधर उधर से गंदे, मतलब इधर उधर से कहीं से भी तला हुआ फ्राइड आइटम्स वगैरह खाते हो। उससे क्या होता है? आपका हेल्थ खराब होता है। तो खराब खाना आप ही खा रहे हो और हेल्थ खराब आप ही का हो रहा है, ठीक है? ठीक है, अग्रीड? ओके। अब ये जो जंक फूड आप खा रहे हो ना, इट इज गोइंग अगेंस्ट योर हेल्थ, या आपके हेल्थ के अगेंस्ट जा रहा है। तो अब इस हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है। कैसे? जैसे जॉगिंग, जैसे रनिंग, जैसे योगा, जैसे एक्सरसाइज, ये सब काम करना पड़ता है, राइट? तो कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी है। पहले तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये उसी के अपोज में जाता है जिसने इसको बनाया है। अब जैसे जंक फूड जो है ये आपके हेल्थ को ही खराब करता है। आप हो तभी तो आप जाके जंक फूड खाए हो पैसे देकर, है ना? और वो जंक फूड आके आप ही का हेल्थ खराब कर देता है कि नहीं? बैक ईएमएफ वाली बात हुई, ठीक है? तो वहां भी ऐसे हो रहा है कि भाई सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बनाया किसने? चेंज इन करंट ने। बट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा है? चेंज इन करंट को ही अपोज कर रहा है। लेकिन आपका बॉडी बोल रहा है नहीं भाई हेल्थ तो ज़रूरी है, मुझे हेल्थ रिस्टोर करना है। करंट भी बोल रहा है कि भाई नहीं, मुझे कुछ तो करना है। तो हेल्थ क्या करता है? वर्क डन, उसको कुछ कुछ काम करना पड़ता है, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा। उसी तरह जो हमारा जो करंट है ना वो भी कुछ काम करता है अगेंस्ट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अगर हम इस वर्क डन की बात करें मैथमेटिकली, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक सर्किट है जिसमें करंट आई है, ठीक है? तो ये जो वर्क डन होगा ये कितना होगा? ईएमएफ इंटू करंट। ईएमएफ इज बेसिकली द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इंटू आई, ठीक है? तो अगर मैं रेट ऑफ वर्क डन की बात करूं दैट इज dw by dt, दैट इज इक्वल टू ई इंटू आई। अग्रीड? अमेजिंग। अब इस ईएमएफ की वैल्यू में क्या लिख सकती हूं? मैंने ऑलरेडी इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ा। ईएमएफ कैन बी रिटन एज एल डी आई बाई डी टी। तो चलो लिख डालो, लिख दिया।
उसके बाद देखो आपको जो ये एक्सप्रेशन मिल रहा है इसको आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से, और जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हो आपको वर्क डन इज इक्वल टू मिल जाता है ½ Li², एंड दिस इज एग्जैक्टली द वर्क विच इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम काइनेटिक एनर्जी के, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें विच इज ½ mv², तो हम क्या देखते हैं, ½ Li², ½ mv², इन दोनों में L और M जो है दे आर एनालॉगस, ये दोनों सिमिलर रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर M है, यहाँ पर L क्या है, मास या इनर्शिया जो भी कह लो, और यहाँ पर L क्या है, L को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो चलो बच्चों अब डिस्कस करते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पर एक सोलेनॉइड रहेगा और एक पड़ोसी सोलेनॉइड रहेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स हैं जो कोएक्सियल है, मतलब एक ही एक्सिस के ऊपर दो सोलेनॉइड्स है, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना, एक ही सेंटर होता है लेकिन एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, कुछ वैसा ही। तो लेट्स से एक सोलेनॉइड है S1 जिसका रेडियस है R1, जिसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N1, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n1। उसी तरह जो बड़ा वाला बाहर का सोलेनॉइड है उसको नाम देते हैं S2, इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2 स्मॉल n2, और इसका एरिया है A2। ठीक है, ये बातें हो गई क्लियर। ठीक है, अब लेट अस सपोज कि अगर हम S2 में एक करंट सेटअप करते हैं I2, S2 वाला जो सोलेनॉइड है इसमें I2 करंट चल रहा है। इस करंट की वजह से जो S1 है इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। तो फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, N∅ होता है फ्लक्स लिंकेज, राइट। तो फ्लक्स लिंकेज जो S1 है उसका कितना हो जाएगा, N1∅1, एंड दिस N1∅1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, पड़ोसी के करंट से प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ला सकते हैं, राइट। दैट इज हम लिख सकते हैं कि N1∅1 इज इक्वल टू M12 I2। ये जो M है कैपिटल M इज फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये जो सबस्क्रिप्ट है 1 2 दैट शोज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि ठीक इसी तरीके से इसका रिवर्स स्टोरी भी तो चलेगा। अगर मान लो मैंने S1 में एक करंट सेटअप किया I1, तो इस I1 करंट की वजह से S2 में एक मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, राइट। तो S2 में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा दैट इज N2∅2 दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू I1। सो N2∅2 को हम क्या लिख सकते हैं, M21 इंटू I1। तो ये M21 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, राइट। तो इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू से कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका है, किसके रिस्पेक्ट में, किसका म्यूचुअल इंडक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू हुम, या फिर किसकी वजह से है ना। तो इस सेटअप में बच्चों हम ये नोटिस करते हैं कि M12 की जो वैल्यू है वो M21 की वैल्यू के बराबर होती है, मतलब 1 की वजह से जो 2 का म्यूचुअल इंडक्शन होता है और 2 की वजह से जो 1 का म्यूचुअल इंडक्शन होता है ये दोनों बराबर होता है। एंड इफ वी कम टू द एग्जैक्ट वैल्यू, सो दिस M12 और M21 इज इक्वल टू μ0 N1 N2 इंटू पाई R1² इंटू L। ठीक है, तो यहाँ पर μ0 N1 N2 ये तो पता ही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने कंसिडर किया है, पाई R1²। देखने वाली बात ये है कि ये जो है पाई R1² क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन से वाला सोलेनॉइड का, जो सोलेनॉइड अंदर है। तो देखो यहाँ पर R2 का कोई रोल नहीं है, बाहर वाले सोलेनॉइड के रेडियस का कोई रोल नहीं है, लेकिन अंदर वाले सोलेनॉइड के रेडियस का रोल है, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तब तक ट्रू है जब तक हम ये अज्यूम करते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर एयर है और कुछ नहीं है। लेकिन वहीं अगर सोलेनॉइड के अंदर हम किसी ऐसे मटेरियल से फिल कर दें जिसकी μr की वैल्यू यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन है उसमें भी स्लाइट चेंज आ जाता है, μ0 की जगह आ जाता है μr μ0। तो बच्चों यहाँ पर तो हमने एक स्पेसिफिक सेटअप की बात की, मतलब हमने बेसिकली एक ऐसे सेटअप की बात की जहाँ पर दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स थे। बट इन जनरल आपको हमेशा पता होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, जैसे कि ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स। तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो कॉइल्स है C1 और C2, C1 में EMF इंड्यूस होगा अगर C2 के थ्रू करंट जो है वो चेंज एक्सपीरियंस करे। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि भाई पड़ोस वाले बच्चे ने घर पे बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन अब एग्जाम हॉल में थोड़ी बहुत इंडक्शन हो गई, थोड़ी बहुत नॉलेज ट्रांसफर हो गई, तो नंबर आपके आ गए,
राइट। तो समथिंग लाइक दैट कि भाई चेंज इन फ्लक्स एक कॉइल में हो रहा है तो उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो दूसरे कॉइल में हो रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर दो कॉइल्स है C1 और C2, ठीक है। तो लेट्स से जो ये C1 कॉइल है जो मैंने पर्पल कलर में बनाया है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और इसका जो फ्लक्स इससे एसोसिएटेड है दैट इज phi1, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि C1 कॉइल का जो फ्लक्स लिंकेज है यानी कि N1 phi1 जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब C1 का जो चेंज इन फ्लक्स है या इसका जो फ्लक्स है उसके प्रोपोर्शनल होगा C2 में जो करंट फ्लो कर रहा है, राइट। सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू I2, मतलब जो करंट कॉइल C2 में फ्लो कर रहा है। अच्छा, इसी प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम m से डिनोट करते हैं और उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब अगर हम ऐसे करंट्स की बात कर रहे हैं जो करंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो उस केस में मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली ये कुछ ऐसा हो जाएगा d/dt ऑफ N1 phi1 इज इक्वल टू m तो कांस्टेंट है di2/dt, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, ऑल्सो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ C1 में होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल C1, ये जो C1 कॉइल है इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट अस सपोज E1 से हम उसको डिनोट करते हैं। तो अब देखो C1 कॉइल का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, C1 मतलब जो पर्पल वाला कॉइल है, इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका जो फ्लक्स का चेंज है उससे भी तो लिंक्ड होगा, राइट। हमने थोड़ी ही देर पहले सेल्फ इंडक्टेंस की भी बात करी थी, है ना। तो जो हमारा बेसिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, d∅dt। फाई की जगह हम यहाँ पे N1 phi1 लिखेंगे क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन कॉइल्स के, है ना। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो दो मेरे रिएक्शन इक्वेशन आए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। देखो इसका एक साइड जो है ना बराबर है, d/dt N1 phi1 जो है वो कुछ नहीं, यही तो है, राइट। तो यानी कि मैं क्या लिख सकती हूं, मैं लिख सकती हूं कि E1 इज इक्वल टू माइनस d/dt N1 phi1 के बदले में मैं क्या लिख सकती हूं, m di2/dt। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्या ये एक्सप्रेशन वही कहानी कह रहा है जो कहानी मैंने इस स्लाइड की शुरुआत में कही थी। मैंने क्या बोला था कि भाई कॉइल नंबर 1 में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा, कॉइल नंबर 2 में जो करंट का चेंज हो रहा है उसकी वजह से होगा। तो देखो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वही कह रहा है, कॉइल नंबर 1 में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज E1, ये किसके प्रोपोर्शनल है, di2/dt, कॉइल नंबर 2 में जो करंट का चेंज हो रहा है विथ टाइम। तो बच्चा पार्टी, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं, बट अब बारी है ये देखने की कि भाई इतनी मेहनत करके हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, इसका एप्लीकेशन भी तो देखें। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि बहुत सारे मॉडर्न डे डिवाइसेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसी जनरेटर्स। जनरेटर से हम सभी वाकिफ़ हैं, राइट। नाउ देखना ये है कि ये जनरेटर्स कैसे काम करते हैं और इनके फंक्शनिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या रोल होता है। तो बेसिक चीज़ें जो हम सबको पता है अबाउट जनरेटर, जनरेटर करता क्या है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर हम एक एसी जनरेटर की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है दैट इट प्रोड्यूसेस इट इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ऑल्टरनेटिंग करंट्स क्या होते हैं अभी नहीं, अगले लेसन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लो, ऑल्टरनेटिंग करंट एक इस तरह का करंट होता है जो टाइम के साथ साथ अपना डायरेक्शन भी चेंज करता रहता है। जैसे आपने साइन का कर्व देखा है, कुछ उस तरीके से इसका वेरिएशन होते रहता है, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात। अब ऑल्टरनेटिंग करंट ये प्रोड्यूस करता है तो ऑब्वियसली ये जो डिवाइस है दैट इज सुपर डुपर यूजफुल, क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो भी तो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। तो जनरेटर जो है हमारे घरों तक बिजली ला सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। ओके, तो अब सोचने वाली बात यह है कि जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो जनरेटर में कुछ यूं होता है प्रिंसिपल कि एक लूप होता है, ठीक है। उस लूप के ओरिएंटेशन को या फिर उसके एरिया को हम चेंज करते रहते हैं।
और जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, और यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही तो कहता है कि करंट इंड्यूस होता है, किस वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज क्यों होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। या तो आप एरिया को चेंज कर दो या फिर आप थीटा को चेंज कर दो, राइट? तो एग्जैक्टली वही हम देखेंगे। अभी हम समझेंगे जनरेटर के वर्किंग को, और हम देखेंगे इसमें हम क्या करते हैं, कॉइल लेते हैं, कॉइल के ओरिएंटेशन को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा होता है और जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा होता है, एंड दैट्स हाउ वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स। तो चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। तो एसी जनरेटर में होता है एक कॉइल माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट। कॉइल कुछ इस तरीके का, देखो एक रेक्टेंगुलर सॉर्ट ऑफ कॉइल है, ठीक है। और इसको रोटर शाफ्ट का मतलब होता है कि इसको हम इस तरीके से माउंट करते हैं ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रोटेट कर सके। देखो ऐसे रोटेट हो रही है ना, इस टाइप से ये रोटेट कर सके, ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया हुआ होता है। इंटरेस्टिंगली ऐसा होता है कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है इस कॉइल का, जैसे इसको अगर मैं ऐसे घुमा रही हूँ, राइट, तो बेसिकली इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट उसको घुमा रही हूँ, दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, इसको अगर ऐसे घुमा रही हूँ मैं, तो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, अमेजिंग। नेक्स्ट, मैग्नेट। ऑब्वियसली मैग्नेट तो चाहिए ही, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, जो हमारे लिए मस्ट है, ठीक है। तीसरा होता है स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस। ये क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि ये जो कॉइल होता है ना, कॉइल के इधर वाले एंड में दो रिंग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम स्लिप रिंग्स कहते हैं, और उस रिंग से अटैच्ड होते हैं कार्बन ब्रशेस। अब आप सोचोगे कि इनका काम क्या होता है, तो अब देखो, इस कॉइल को मैं रोटेट करूंगी, इसके रोटेशन से थीटा चेंज होता रहेगा, दैट इज द रिलेटिव ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा। यहाँ तक तो कहानी सबको लगभग समझ में आ रही है। बट भाई ये मेरा जनरेटर है, इस करंट को, इस इंड्यूस्ड करंट को एक्सटर्नल सर्किट तक भी तो पहुंचाना होगा भाई, इस बिजली को घर तक जानी है ना। तो करंट अगर यहीं रह जाएगा तो कुछ काम नहीं आएगा, तो इसे एक्सटर्नल सर्किट से लिंक करना भी जरूरी है, एंड दैट इज वेयर द स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस हेल्प। तो ये इस कॉइल को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कराने में मदद करते हैं। जो कार्बन ब्रशेस होते हैं, दे ट्रांसमिट द करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट। तो चलो बच्चों, समझते हैं कि एसी जनरेटर के अंदर होता क्या है। मतलब कंस्ट्रक्शन तो हमने समझ लिया, बट एग्जैक्टली इसमें फंक्शनिंग कैसे होती है। तो होता कुछ यूं है बच्चों कि जैसे ही हम कॉइल को रोटेट करते हैं तो क्या चेंज होता है? इसका ओरिएंटेशन चेंज होता है, राइट, एंगल चेंज होता है। तो मान लो अगर इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियल टाइम पे अगर थीटा की वैल्यू 0 थी, जस्ट एज्यूम, ठीक है, इनिशियल टाइम पे थीटा की वैल्यू अगर 0 थी, थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, मतलब उस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हम कॉइल को रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो एट टाइम t थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों? ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मतलब जब भी हम किसी सर्कुलर मोशन में कोई रोटेशन की बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि थीटा बाय टी। तो थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो हो क्या रहा है, जैसे ही हम इसको रोटेट कर रहे हैं कॉइल को, तो मेरा एंगल चेंज हो रहा है। और मैंने पहले ही बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स जो है क्या होता है, वो याद करो, मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा। अब चाहे बी को चेंज करो, चाहे ए को चेंज करो, या फिर चाहे थीटा को चेंज करो, तीनों में से किसी भी चीज को चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, है ना, ये हमें पता था। ओके, तो यहां पर चेंज हो रहा है थीटा, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। ओके, जब फ्लक्स चेंज होता है तब क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? फैराडेज लॉज ने हमें बता रखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी।
अब यहाँ पर चूंकि हम एक ऐसे कॉइल की बात कर रहे हैं तो लेट अस ऑल्सो एज्यूम कि भाई अगर कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स हुए तो क्या, तो उस n को भी हम यहाँ पे डाल देंगे -n d phi by dt। ठीक है, ओके चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। -n d by dt ऑफ पूरा फाई डाल दो यहाँ पे विच इज ba cos ओमेगा t। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, तो ये वाला माइनस आ जाएगा, एक तो यहाँ पे -n है, ba कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। cos ओमेगा t का हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा t माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n ba ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली व्हाट यू नोटिस इज कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर साइन ओमेगा टी का एक टर्म है, राइट और साइन थीटा के बारे में, सो साइन ओमेगा टी, साइन फंक्शन जो होता है इसकी वैल्यू वैरी करती रहती है, राइट। इफ यू रिमेंबर, जो साइन का जो कर्व होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, करेक्ट। तो साइन का कर्व अगर देखोगे तो आप देखोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा +1, मिनिमम वैल्यू होगा -1, विच मीन्स कि ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ का भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -nba ओमेगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा +nba ओमेगा। तो इसका मतलब ये जो ईएमएफ है ये +nba ओमेगा और -nba ओमेगा, ये दोनों वैल्यूज के बीच में नाचता रहेगा, है ना, इन वैल्यूज के बीच में ये नाचता रहेगा, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ये जो पूरा पोर्शन है ये nba ओमेगा, ये पूरा चीज कांस्टेंट है, सो वी कैन वेरी वेल राइट E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, right, and this is the expression which you will see when we talk about alternating current। alternating current होता क्या है, alternating current ऐसा करंट होता है जो टाइम के साथ साथ अपना डायरेक्शन चेंज करे, कभी तो प्लस में कभी तो माइनस में, राइट। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या पता चला, पूरे डिस्कशन से सिर्फ ये पता चला कि कॉइल को जब हम रोटेट करते हैं, एसी जनरेटर का जो सेटअप होता है उसमें जब हम कॉइल को रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस तरह से इंड्यूस होता है कि उसकी जो वैल्यू है ना वो प्लस और माइनस वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करती है, और इस तरह का जो पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न किस तरह के करंट का होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का होता है। तो यानी कि ये जो एसी जनरेटर है ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, कॉइल को आप घुमा रहे हो तो वो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी से क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर जो पिक्चर दी हुई है ये आपको स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज बता रहा है कि कैसे कैसे कॉइल को जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे, जैसे जैसे उसका थीटा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसके ईएमएफ की वैल्यू कैसे चेंज होगी, सच दैट ईएमएफ का जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा, साइन ग्राफ के जैसा, ऑल्टरनेटिंग करंट के जैसा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टेज 1। स्टेज 1 में हम ये एज्यूम करते हैं द प्लेन ऑफ द आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखो, इसको ध्यान से देखो, जो कॉइल है ना उस कॉइल को हमने ऐसे रखा हुआ है, करेक्ट। सो इट इज लाइक जो कॉइल है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इस कॉइल का देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम साइड में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। यानी कि इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर है
और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। सो इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा जब 0 है तो ईएमएफ कितना होगा? अभी अभी हमने निकाला था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी ही तो थीटा है, जब साइन थीटा ही 0 है, साइन 0 क्या होगा? 0। तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा 0। देखो ये वाले पॉइंट पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब चलो कॉइल को थोड़ा सा और घुमाते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले कॉइल ऐसे था, हमने इसको 90 डिग्री घुमा दिया ऐसे, ठीक है। जैसे ही ऐसे घुमा दिया तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ होगा, है ना। और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसका एरिया वेक्टर मान लो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है विच इज थीटा, दैट इज 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है, इस पॉइंट पे फोकस करो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, एक्सप्रेशन पे जाओ, साइन 90 इज 1, तो उस समय ई की वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ई नॉट। इसीलिए देखो ई की वैल्यू इस टाइम पर मैक्सिमम है, तो ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड्स टू ई नॉट विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, ओके। बट हम रुकने वाले थोड़ी हैं, इसके बाद हम स्टेज 2 तो हो गया, अब स्टेज 3 में जाएंगे, हम इसको 90 डिग्री और रोटेट कर देंगे। मतलब स्टार्टिंग की पोजीशन से अब 180 डिग्री रोटेट कर दिया। मान लो स्टार्टिंग में ऐसा पोजीशन था, मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा पोजीशन था, ठीक है। उसके बाद एक बार 90 डिग्री किया, एक और बार 90 डिग्री किया, तो ऐसा हो गया। तो एक और बार 90 डिग्री करने के बाद क्या हुआ? जो मेरा एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में हो गया 180 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री क्या होता है? वो अगेन 0 होता है, तो इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू देखो 0 हो गई। इस पॉइंट पे दिख रहा है, तो समझ में आ रहा है कैसे ये हो रहा है। स्टेज 4 की अगर बात करें तो 90 डिग्री और घुमा दिया, मतलब शुरू का जो इनिशियल ओरिएंटेशन था उससे कितना हो गया ओरिएंटेशन? 270 डिग्री हो गया। देखो 180 डिग्री वाला समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बच्चों अभी भी इधर ही है, बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अब इधर हो गया, तो बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, ठीक है। स्टेज 4 में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है, बट ये जो ओरिएंटेशन हुआ ये किधर हो गया? ये अब इधर आ गया, एरिया वेक्टर इसका नीचे आ गया, तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल बिकेम 270 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? साइन 270 डिग्री जब आप निकालोगे, सो दैट कम्स आउट टू बी -1, तो इसीलिए ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई नॉट। देखो ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड्स टू माइनस ई नॉट, ठीक है। एंड फाइनली एक और 90 डिग्री घुमाया, तो ये हो गया 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो वहां पर इसकी वैल्यू फिर से 0 हो गई, क्योंकि साइन 360 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरीके से इस पिक्चर के साथ आपको और डिस्टिंक्टली समझ में आएगा कि कॉइल को हम जैसे जैसे रोटेट कर रहे हैं, उसका थीटा वैसे वैसे चेंज हो रहा है और उसका ईएमएफ भी वैसे वैसे चेंज हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई एसी जनरेटर से हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है एज आउटपुट। तो चलो देखते हैं कुछ सवाल। ये रहा हमारा पहला सवाल। A solenoid of length 50 cm with 20 turns per centimeter and area of cross section 40 cm square completely surrounds another coaxial solenoid of the same length, area of cross section 25 cm square with 25 turns per centimeter। कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो सोलेनॉइड्स हैं जो कि कोएक्सियल है। जैसे एक सोलेनॉइड ऐसे है तो दूसरा जो है उसी एक्सिस के ऊपर इस तरीके से है, कोएक्सियल। देखो एक्सिस जो है वो दोनों का बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी गिवन चीजें हैं ना उनको लिख लेते हैं। जैसे पहले सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर विच इज 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। पहले सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है विच इज 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है विच इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 40 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं दूसरे सोलेनॉइड की। दूसरे सोलेनॉइड की अगर हम बात करें तो लेंथ जो है उसका भी बराबर है, यानी कि लेंथ इसका भी 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 है 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर।
और दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि N2 की बारी है 25 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये भी पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इनको भी पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह अगर हम 10⁻⁻² करेंगे तो बेसिकली डिवाइड हो रहा है 20/10⁻², यानी कि 20 × 10⁻², दैट इज 2000 टर्न्स पर मीटर। उसी तरह यहाँ पर ये हो जाएगा 2500 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, तो अब हमने सब चीज़ को एक ही सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। मुझे निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। अब इस तरह के सिस्टम के लिए हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला निकाला था, जो कि होता है μ0 N1 N2 इंटू एरिया होता है। एरिया किसका होता है? जो छोटा वाला सोलेनॉइड होता है, मतलब ये जो अंदर वाला सोलेनॉइड है। छोटा सोलेनॉइड कौन सा वाला है, कैसे पता चलेगा? आप खुद सोच के बताओ, कौन सा वाला छोटा सोलेनॉइड है, कैसे पता चलेगा? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका छोटा है, राइट। तो फिर ये जो A2 है दैट इज एक्चुअली πr², तो πr2², राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा μ0 N1 N2 πr2²। अब इसमें ना गड़बड़ा मत जाना कि जो फॉर्मूला था उसमें तो मैम πr1² था। ये सोचो कि वो जो πr1² था वो कौन सा वाला R1 था? जो अंदर का छोटा सोलेनॉइड था, हमेशा उसका एरिया होता है यहाँ पे, ठीक है, इंटू L। ये हमारा फॉर्मूला है। बस ये R2 वाला ही जो है ना, यहीं पे बच्चों के गलती करने के चांसेस रहते हैं, बट यहाँ पे अगर आपने सही कर लिया तो अब आगे गलती होने के चांसेस बहुत कम है। μ0 की जगह हम लिखेंगे 4π × 10⁻⁷। N1 की जगह हम लिखेंगे, N1 और N2 की जगह लिखेंगे 2500 और 2000। πr2² यानी कि A2 की जगह हम लिखेंगे 25 × 10⁻⁴। L की जगह हम लिखेंगे, L तो दोनों की वैल्यू बराबर ही है, तो ऑब्वियसली L की जगह हम लिखेंगे 50 × 10⁻²। कैलकुलेट करने पे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 7.86 मिली हेनरी, एंड दैट्स द आंसर। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। Two coils have mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in the primary circuit is raised to 5 ampere in 1 millisecond after closing the circuit, what is the EMF induced in the secondary? हमने क्या सीखा था? म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट में अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे कॉइल में EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। देखो दिया हुआ है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, यानी कि M की वैल्यू दी हुई है 1.5 हेनरी। ठीक है, प्राइमरी सर्किट की अगर हम बात करें तो इस प्राइमरी सर्किट में करंट जो है वो चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? 5 एम्पियर तक पहुंच गया इन 1 मिलीसेकेंड। तो यानी कि di/dt की जो वैल्यू है वो दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1 मिलीसेकेंड, यानी कि 1 × 10⁻³ सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। सो लेट अस से ये di1 है, मतलब जो प्राइमरी सर्किट है। तो प्राइमरी सर्किट में करंट चेंज हो रहा है, तो प्राइमरी सर्किट में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी सर्किट में क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा। तो सेकेंडरी सर्किट में जो EMF इंड्यूस होगा दैट इज E2 विल बी इक्वल टू -M di1/dt। ये रिलेशन तो हमने पढ़ा था कि भाई सेकेंडरी सर्किट में जो EMF इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्राइमरी सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू M की वैल्यू दी हुई है 1.5, di1/dt इज 5 × 10⁻³ सो दिस इज इक्वल टू 7.5 × 10⁻³ volts, एंड दैट्स आवर आंसर। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।